लगभग 4000 से अधिक लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। 4000 लोगों ने और ऐसे में आज राष्ट्रपति के ओर से हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि आज सरकार हमारी नहीं सुन रही है। देख लीजिए सारी चीजें हैं, जाता है उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे हैं। स्वप्ना राय के ऊपर जितने मुकदमे सुब्रत राय जी के ऊपर थे उतने ही मुकदमे उनके ऊपर हुए। आज जब कोर्ट में हम पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि स्वप्ना राय फरार चल रही है। स्वप्ना राय पुलिस को फरार मिलती है और सुब्रत राजनाथ सिंह को उनके साथ गलबहियां करते हुए सामने उनसे दुख छेम पूछते नजर आते दिखाई देती हैं। अरे भाई बात बताओ ना, दोयम दर्जे की बात पता लगाओ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का निर्णय ले लिया। उनके पासपोर्ट तक उनकी पूर्व की सरकारों में जब्त कर लिए गए। आप भारत छोड़ के जा नहीं सकते। उनकी ही नहीं, उनकी धर्म पत्नी का भी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनती है, 2015-16 के बीच में वो जेल से बाहर आ जाते हैं। सिर्फ इस नाते कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पेश के निवेशकों का पैसा वापस करिए, उसके लिए तमाम संसाधन बनाए जाते हैं और उनकी मां का देहांत होता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 1 साल होता है, गुजरता है, देश के 3 लाख करोड़ रुपए लूटने वाले भ्रष्टाचारी को तुरंत जमानत देती है। ये भ्रष्टाचार मतलब सरकार और सहारा परिवार की साठगांठ आप कह रहे हैं। बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की सहारा प्रबंधन टीम, उसका एक हिस्सा है। देश में जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पूरी तरह से संरक्षण देती नजर आती है भारत की सरकार, जिसमें नरेंद्र मोदी देश भर में कई संपत्तियां हैं। चाहे तो वो गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए संपत्तियों को बेच करके उनके पैसे दे सकती है। दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। पिछले दिनों जब सहारा श्री की मृत्यु हुई थी तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गए थे। इसके अलावा बड़े बड़े राजनीतिक दलों के तमाम कद्दावर नेता वहां पहुंचे थे। हाल ही में राजनाथ सिंह ने मुलाकात की उनके घर पे जाके। इस बीच में अखबारों में अपने तमाम विज्ञापन देखा होगा जिसमें यह दावा किया गया सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से कि जो लोग भी हैं जिनका बकाया सहारा का बकाया है उन सबको पैसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत बताया तमाम लोगों ने यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे आके, और कहा जा रहा है कि टोटल जो राशि है जो बकाया है भारत के तमाम लोगों का वो 3 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि 5000 करोड़ रुपए जिसकी बात हो रही है वो से वो लोग लॉलीपॉप कह रहे हैं। मसला क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। और इस बीच में 1 फरवरी को बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे, और राष्ट्रपति से तमाम लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पूरा जीवन भर की पूंजी है वो सहारा के पास है और वो परेशान है। जी आप अपना परिचय दीजिए, मामला क्या है ये बताइए। मैं बिहार से हूँ और लगभग 2020 से सहारा इंडिया में हमारे जमा धन पुर चुके हैं और कई साल बीत गए, आज भुगतान नहीं हो रहा। लगातार सरकार से हम गुहार कर रहे हैं कि हमारी जो जमा राशि है उसको जो है वो दी जाए, उसको व्यवस्था की जाए। क्योंकि सरकार ने दावे किए थे कि सहकारिता मंत्रालय की ओर से एक पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है, आप उस पर आवेदन करें और तमाम वो डॉक्यूमेंट्स लगाएं। हमने लगाए, आधार कार्ड को लगाया, पैन कार्ड को लगाया, बैंक अकाउंट को लगाया और सहारा के तमाम वो दस्तावेज को लगाया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज हमें अपना पैसा नहीं मिल रहा। उन पैसों को लेकर के हमने 10 साल 15 साल अपने पेट काट करके अपने मेहनत से 2 रुपया 5 रुपया 100 रुपया करके हमने पैसे को जमा किए। आज वो धनराशि नहीं मिल रही है। आज हमारे बच्चे सड़क पे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, मेरे बच्चे का 2 साल से लगातार, आज उनको, मेरे बच्चे 8 साल के बच्चे हैं जिनका शिक्षा दीक्षा रुका पड़ा है और हमारी बहन की शादी और रुकी पड़ी हुई है। इस तरह की से परेशानियां हैं, इस तरह की स्थिति में है और सरकार हमारी पीड़ा को जानकर भी सिर्फ और सिर्फ अपने खोखले वादे के तहत ले आई और उन वादों को पूरा करते हुए आज तक नहीं दिखी। अभी सरकार जो कह रही है, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छापे गए अमित शाह जी की तस्वीर के साथ कि हम एक पैसा चुकाएंगे, 5000 करोड़ रुपए की बात कही गई। दिक्कत क्या है यहाँ पे, मैंने हुआ क्या है, असली बात क्या है?
10 महीने हो गए अमित शाह का वादा किया हुआ। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल एक लॉन्च किया गया। उस पोर्टल में आप अपने सहारा के डॉक्यूमेंट्स और आधार पैन के साथ अपना डिटेल को सबमिट करें और जैसे ही आपका 45 दिन पूरेगा आपको पहली किस्त 10,000 डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 45 दिन बाद, हाँ, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 45 दिन के बाद आपको 10,000 रुपये की राशि आएगी। फिर दूसरी किस्त में आपको 30 से 50 और तीसरी किस्त में आपको संपूर्ण पैसा दे दिया जाएगा। यानी 9 महीने के अंदर वो पैसा मिल जाना चाहिए। वो 9 महीने का समय सीमा 28 दिसंबर 2023 को पूरा हो चुका है। 2 महीने ज्यादा तकरीबन हो गए। 2 महीने ज्यादा तकरीबन हो गए। इस कारण से आज दिल्ली की धरती पे लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जबकि अमित शाह ने खुद कहा कि देश में 10 करोड़ से अधिक लोग सहारा इंडिया की मार को झेल रहे हैं। जनमानस का इतना बड़ा मुद्दा जो गंभीर रूप से दिल्ली की सरजमी पे दिखाई दे रहा है, फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। आप लोगों ने राष्ट्रपति को विज्ञप्ति दी है, इसमें तमाम आरोप लगाए हैं आप लोगों ने एक आरोप ये भी लगाया है कहीं सरकार की और सहारा इंडिया परिवार की साठगांठ तो नहीं है। बिल्कुल, जब सरकार ने वायदे किए, आज सहारा इंडिया की देश भर में कई संपत्तियां हैं, चाहे तो वो गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए संपत्तियों को बेच करके उनके पैसे दे सकती है। बिहार में लगभग 5 लाख कन्याएं कुमारी बैठी हुई सहारा इंडिया को लेकर के। आज बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा रुकी पड़ी है। हमारे यहाँ की कई घटना घट चुकी है। हम उन घटनाओं को भी आपको दिखाना चाहेंगे कि वो घटनाओं को लेकर के आज सरकार क्यों शांत बैठी हुई है। लगभग 4,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। 4,000 लोगों ने 4,000 लोगों ने। और ऐसे में आज राष्ट्रपति के ओर से हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि आज सरकार हमारी नहीं सुन रही है। देख लीजिए, सारी चीजें हैं, आप स्पष्ट देख सकते हैं। एक एक का डिटेल है, कैसे कैसे लोग जो है मरे हैं, किन किन परिस्थिति में, किन किन हालातों में, वो सारा पेपर आप देख सकते हैं, सारा चीज को देख सकते हैं। कैसे 4,000 लोगों ने जान दे दी है। और ये सिर्फ जो है देखा जा रहा है, ये ना जाने इसको रिपोर्ट में कवरेज भी की गई है कि सहारा की वजह से लोगों ने कैसे कैसे आत्महत्या की है। देख लीजिए, सब चीज बताया गया, दिखाया गया। वो सारा चीज आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट भी जारी, देश भर की घटनाएं हैं। ये देश भर की, बिहार में अकेले हजारों घटनाएं घट चुकी है। बिहार का मुखिया भी सोया पड़ा हुआ। आज नीतीश बाबू सुशासन कहे जाने वाले, आज नीतीश बाबू स्वयं अपनी स्वार्थ की राजनीति करने के लिए आज सिर्फ विपक्ष का चेहरा बदल रहा है, लगातार सीएम पद पे बने हुए। बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया क्योंकि बिहार में आज पीड़ितों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। सिर्फ बिहार में 50,000 से अधिक की लायबिलिटी खड़ी है। इसके बाद भी नहीं देख रहे, गले में फंदा, एक जवान युवक गले में फंदा लगा रहा है। सोच लीजिए, किडनी बेच रहे हैं लोग। इस तरह का हालात है। जी, आपका नाम क्या है सर? मैं सतीश चतुर्वेदी, आप कहाँ से हैं? जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। ओके, मध्य प्रदेश से कितने लोग प्रभावित हुए? मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 15 लाख प्रभावित लोग हैं और उसमें करीबन सैकड़ों FIR हो चुके हैं। FIR पे किसी पे काम नहीं हुआ है। कल हजारी कोर्ट में डायरेक्टर श्रीमती स्वप्ना राय का 30 हजारी कोर्ट में तारीख थी और वहां पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि वो हमको मिल नहीं रही है। मेरा कहना ये है और मैं भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं, देश का रक्षा मंत्री स्वप्ना राय से हाथ मिला रहा है और पुलिस प्रशासन कह रही है हमको मिल नहीं रही है। तो यहाँ कहीं न कहीं मिला हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन गुमराह कर रही है। यानी पुलिस प्रशासन भी वहां मिली हुई है। मतलब सरकार साजिश कर रही है सहारा परिवार के साथ मिलकर उसको बचाने की। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है सर। पूरे हिंदुस्तान में 4,000 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, हजारों की तादाद में FIR कटी हुई है। उसके बाद किसी भी FIR पे आज की डेट में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अभी मैं MP में मुरैना जिले से मैनेजमेंट डायरेक्टर कर्नल अवस्थी को अरेस्ट किया गया है। बाकी लोग 13-14 लोग डायरेक्टर हैं। आज की डेट में 3-3 साल होने को आ रही, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। मुझे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अभय देव शुक्ला कहते हैं। अगला कदम देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख लोगों का भुगतान जब तक संभव नहीं होगा, तब तक भारत की सरकारों को और सहारा प्रबंधन तंत्र को चैन से बैठने नहीं देंगे। भुगतान हमारा पहला लक्ष्य है। सरकारों को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद किया जाए और देश के पीड़ित निवेशकों को उनका भुगतान, उनका अधिकार। लेकिन ये सरकार तो कहती रही है कि पिछली साल सरकार भ्रष्टाचारी थी, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने ये किया वो किया। देश में मुझे नहीं लगता है
कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना करते हुए जिसको सत्ता सौंपी गई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया, उनकी पूरी कैबिनेट में लगभग 70 से 80% लोग जो संसद में बैठे हुए हैं वो खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। ना सिर्फ भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, तमाम ऐसे सांसद और विधायक ही भी हैं, चाहे वो संसद भवन में हो चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, उन लोगों के ऊपर हत्या और बलात्कार तक के मुकदमे दर्ज है। किसकी बात कर रहे हैं? किस भ्रष्टाचार मुक्त भारत सरकार की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के उन भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं जो देश में सुब्रत राय जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार करके देश के तमाम लोगों को लूटा, जब तक वो जिंदा रहे तब तक ना उनको गिरफ्तार किया, ना उनकी संपत्ति को सीज किया, ना देश के निवेशकों का पैसा लौटाने में मदद करी। में तो थे ना सुब्रत राय जो देखिए बहुत विडंबना, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना करने वाले देश के नरेंद्र मोदी जो कहते हैं और उनकी बात कहते हुए देश के अन्य राजनीतिक लोग और चंद गोदी मीडिया भी ये कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत में मोदी जैसा कोई नहीं है। जब मैं फिर कहूंगा कंट्रोवर्सी होने लगेगी, तमाम परिस्थितियां जब आई और जब ये पता लगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का निर्णय ले लिया, उनके पासपोर्ट तक उनकी पूर्व की सरकारों में जब्त कर लिए गए, आप भारत छोड़ के जा नहीं सकते, उनकी ही नहीं उनकी प्रधान पत्नी का भी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनती है, 2015-16 के बीच में वो जेल से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ इस नाते कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि देश के निवेशकों का पैसा वापस करिए, उसके लिए तमाम संसाधन बनाए जाते हैं और उनकी मां का देहांत होता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 1 साल होता है, गुजरता है, देश के 3 लाख करोड़ रुपए लूटने वाले भ्रष्टाचारी को तुरंत जमानत देती है। ये भ्रष्टाचार मतलब सरकार और सहारा परिवार की साठगांठ आप कह रहे हैं? बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की सहारा प्रबंधन टीम, उसका एक हिस्सा है। देश में जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पूरी तरह से संरक्षण देती नजर आती है भारत की सरकार, जिसमें नरेंद्र मोदी ही शामिल नहीं है, उनके देश के गृह मंत्री भी पूरी तरह से शामिल हैं और उनके प्रचार मंत्री की भूमिका करते हैं। रक्षा मंत्री शामिल है, जब अपराधियों के ऊपर 3000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो, राजनाथ सिंह जैसे लोग जब उनकी पुलिस उत्तर प्रदेश की गलियारों में खोजती हुई नजर आती हो और वो रक्षा मंत्री के साथ बैठे नजर आते हो जिनके ऊपर 3000 मुकदमे दर्ज हो, एक अपराधी के साथ 3 लाख करोड़ लोगों का गमन का आरोप हो और उनकी पुलिस ये कहती हो कि वो खोजे नहीं मिल रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री के बगल में बैठे बाहर उनकी पुलिस सुब्रत राय को खोजती हुई बयान देती है कि सुब्रत राय फरार है, देश के रक्षा मंत्री हैं वो, जिसके साथ वो बैठे नजर आते हैं। क्या सवाल पैदा करता है? क्या भ्रष्टाचारियों से अपराधियों को संरक्षण देती है सरकार नजर नहीं आती? जनाब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। समय आ रहा है ना, जवाब भी दे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है अभी, निश्चित तौर पे तमाम लोग आते हैं अपनी बात को उठाने के लिए, बात पहुंचती है आगे। आपने कहा समय आ रहा है, जवाब देंगे, इशारा आपका 2024 की तरफ है। क्या फर्क पड़ेगा इस मुद्दे का? निश्चित इस मुद्दे का देश की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? एक बात जमाना में हमने इतिहास के पन्नों में देखा है कि आजादी की लड़ाइयों से लेकर तमाम क्रांति की लड़ाइयों में जब जनता निकलती है तो लोगों को सत्ता छोड़ देनी पड़ती है। और आज 13 करोड़ जनता के पीछे उनका परिवार यानी 5 लोग यानी 65 करोड़ की आबादी सड़कों पे दर-दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 2047 तक हम स्वर्णिम भारत बनाने जा रहे हैं। आज के अखबार आप देखेंगे तो इतना विज्ञापन है 4-4 पेज का कि हमने क्या क्या कर दिया। हमने दिल्ली के सहित तमाम देश के गलियारों में जाकर के जनता को जागरूक करने का काम किया। हमने देश को देखा है। सरकार के कहने पर देश में तमाम जगह दीपक जले हैं भाई। दीपक थालियां तो तब भी बजी थी जब कोरोना आया था। क्या कोरोना भाग गया था क्या? इसी सरकार तो आई ना। सरकार आई, सरकार राम मंदिर अगड़ा पछड़ा, देश का प्रधानमंत्री जब अपने आप को जाति से खुद का बैकवर्ड बताता हो, संवैधानिक पदों पर बैठ के
संविधान में लोगों को भड़काने का काम करता हो, जाति मजहब के आधार पर बात करता हो, तो उस देश के राज्य की स्थिति, जब देश का राजा अराजक हो जाए, अहंकारी हो जाए, तो सत्ता का परिवर्तन होता है और सत्ता परिवर्तन होने का समय आ गया। जनता क्यों नहीं समझ रही है? ये जनता सब जानती है। मैंने फिर पहले कहा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जिसका 1 भी रुपया सहारा में होगा ना, जब जनता के सामने आप वोट मांगने आओगे तो 13 करोड़ की आबादी ये आपसे पूछती नजर आएगी कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में यहीं पे ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। लोग कह रहे हैं कि हम लोग कितने भी आंदोलन कर लें, इतने लोग विरोध में सरकार के, तब भी ईवीएम के जरिए सरकार जीत जा रही है। आपको भी लगता है कि ईवीएम का मुद्दा है? देखिए, हम राजनीतिक कचड़े में नहीं पड़ना चाहते, और चूंकि ये पूरी तरह से सामाजिक आंदोलन के भी लोग, सामाजिक आंदोलन नहीं, देखिए, सामाजिक आंदोलन होता तो समाज के प्रत्येक लोग निकल के बाहर आ जाते। और जब सच है, मैं आपकी बात से अगर बात कहूं, इस विषय पे, ईवीएम के विषय की चर्चा करूं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया का घूमने वाले प्रधानमंत्री जब इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तमाम ऑस्ट्रेलिया और तमाम कंट्रीजों में जाते हैं, तब उनको ये नहीं दिखाई देता कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा। जब देश के प्रत्येक जनमानस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा, देश की सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं में बैठे जनप्रतिनिधि ये बात कहते हो कि एक बार चुनाव करा लो, बैलेट से चुनाव करा लो। आपसे ईवीएम से इतना लगाव क्यों है? इतना लगाव तो कोई अपनी बीवी और पत्नी से भी नहीं, पत्नी और बच्चों से भी नहीं करता, जितना लगाव भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से है। आखिर बैलेट पेपर से इतना डर क्यों है? आपकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या फेल है क्या? देश में प्रधानमंत्री जी, आपकी पैरामिलिट्री काम नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है कि देश में अभी बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ाएंगे तो बैलेट पेपर लूट लिए जाएंगे? इसका मतलब आप अक्षम है। अगर भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करिए, अगर कोई अपराधी है तो जेल के सलाखों के पीछे जाइए। निष्पक्ष चुनाव करने के लिए बैलेट पेपर पे तमाम ऐसी व्यवस्थाएं कराइए और ठोकिए ना। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ पंचायत का, तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, इनकी हेकड़ी निकल के बाहर आ जाती है, अधिकतर सीटें हार जाते हैं। उनको महसूस है कि अब ईवीएम को दबाएंगे और सेटिंग करेंगे। नहीं ना, मैं कह रहा हूं, मैं ईवीएम का जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप चलिए ना। मैं कहूंगा कि कुछ ऐसी दुकानों पे आपको लेके चलूंगा जहां इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, 1 किलो की चीनी तौली जाती है और 900 ग्राम 800 ग्राम निकलती है। उस सेटिंग कहां होता है? उसको कोई वैज्ञानिक का, कोई बड़ी तरीके का वो ऐसी व्यवस्था रखने वाला नहीं है कि वो बहुत बड़ा जानकार हो, करता हो। गाँव ऐसे लोग जो अनपढ़ टाइप के होते हैं, वो भी 900 सर, एक बात बताइए, जनता तमाम आंदोलन कर रही है, उसके अपने अपने मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सहारा का मुद्दा है, ठीक है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। लोगों का आरोप है कि हम आंदोलन करते रहेंगे तो ईवीएम से आते रहेंगे, तो फिर रास्ता क्या निकलता है? देखिए, मैंने कहा ना कि जब देश की सत्ता अराजक हो जाती है तो कोई लोहिया और जयप्रकाश पैदा हो जाते हैं। अब जो वक्त आ रही है, वक्त दिखाई दे रहा है। आप एक तरफ गांव और गलियों की तरफ रुख करेंगे, बेरोजगारी। आप सोचिए ना कि क्यों 100 साल के बाद सदन में दोबारा भगत सिंह को आना पड़ा। हम ज्यादा कहेंगे तो हम आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, क्योंकि लेकिन सच ये है कि जब भगत सिंह ने ब्रिटानिया हुकूमत के उस सदन में जाके बम फोड़े थे, तब देश का नौजवान और ब्रिटानिया की हुकूमत दोनों डर सचेत हो गए थे कि हमको देश छोड़ के जाना। सरकार अगर कोई फैसला नहीं लेती है, जैसे उलझाया गया आप लोगों को, सहारा का जो पैसा मिलना था उसको लेके 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, 1.5 महीने तकरीबन ज्यादा हो गए हैं, फिर आपको क्या करेंगे? कह तो रहा हूं कि हमने तो इच्छा मृत्यु मांगी है देश के राष्ट्रपति महोदय। मुझे सरकार के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया। एक ही रास्ता बचा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान। उसको भी तोड़ मरोड़ करके महज एक इतिहास के पन्नों में मोदी अपने युग का निर्माण कर रहे हैं और नई संरचना संविधान की कर रहे हैं। एक साधारण इंसान को यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए महज 2 घंटे दिए जाते हैं, और जब उनके राजनीतिक दल सड़कों पर नंगा नाच करते हैं, उनके लिए खुली छूट दी जाती है। 2 तरह के 2M दर्जे के संविधान की संरचना हो गई है। अब गरीबों के लिए एक अलग संविधान हुआ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, लेकिन अमीरों के लिए दूसरा संविधान। इसी भारत में 2 दर्जों का संविधान चलता है और वो लोग ये तय करते हैं कि गरीबों का हिस्सा कितना दिया जाए। आज 80% से ज्यादा सहारा के पीड़ित गरीब हैं, जो सड़कों पे हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, जो दिहाड़ी लगाने वाले हैं, जो खोंचे बेचने वाले हैं। ये पैसा ब्लैक मनी, उनको ब्लैक मनी कहा जा रहा। हमने आधार कार्ड दिया, अगर आधार कार्ड गलत है तो भारत की सरकार गलत है। अगर पैन कार्ड दिया है, मांगा है आपने, वो पैन कार्ड दिया है तो भारत की सरकार गलत है। हमने उनको बॉन्ड की कॉपियां दी हैं, बैंक के पासबुक दिए हैं। अगर ये सब गलत है तो भारत की सरकार और सहारा प्रबंधन तंत्र गलत है। कहां है निवेशक गलत? जांच करो ना, आपकी जांच एजेंसियां गलत हैं।
हर बार गलती करती हैं और थोप देते हैं गरीब निवेशकों के ऊपर। बड़े लोगों का पैसा व्हाइट मनी कराने के लिए राजनाथ सिंह जैसे लोग जाते हैं स्वप्ना राय के पास। कौन सा लेटर लेके जाते हैं? जब हम 30 को यहाँ आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं तो वो 2 दिन के बाद दिखाई देते हैं स्वप्ना राय के साथ मिलते हुए, उनसे बात करते हुए और उनके साथ बैठ करके परिचर्चा करते हुए, लेकिन सामने तो नहीं आता कि आप देश के निवेशकों के हित की बात करने गए थे कि अपने तमाम मंत्रालय में बैठे उन लोगों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने गए थे। उसकी सूची दीजिए ना। हमारी बात करने गए थे, रक्षा मंत्री जाता है, उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे हैं स्वप्ना राय के ऊपर। जितने मुकदमे सुब्रत राय जी के ऊपर थे उतने ही मुकदमे उनके ऊपर हुए। आज जब कोर्ट में हम पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि स्वप्ना राय फरार चल रही है। स्वप्ना राय पुलिस को फरार मिलती है और सुब्रत राजनाथ सिंह को उनके साथ गलबहियां करते हुए सामने उनसे दुख छेम पूछते नजर आते दिखाई देती हैं। अरे भाई बात बताओ ना, 2 दर्जे की बात क्यों कर रहे हो? एक तरफ आपकी पुलिस कह रही है। लोगों को इतना बेवकूफ समझ रखा है सत्ता ने। देखिए, सत्ता तो हमेशा अराजक की रणनीति के साथ ही गरीबों के साथ अन्याय करते। इसी नाते तो कांग्रेस को बदल दिया। फिर ऐसी है अहंकार में डूबी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये जनता है, मैंने पहले भी कहा था कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कितना देर तक उनको जाति, धर्म, मजहब, अगड़े पिछड़े के नाम पे उसको भड़काओगे? आप कहते थे कि इस देश में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे लोग जातिवादी हैं, इनकी जाति मुक्त भारत करो क्योंकि ये देश को खोखला कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने देश के गरीब लोगों से लेके गांव से लेके शहरों तक एक दूसरे के प्रति ऐसी जातिवादिता भरी कि लोग जातियों के नाम पे विखंडित हुए। उसमें महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का रहा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का रहा, जो खुद अपनी जाति बताते हुए लाल किले से कहता हो कि मैं जाति से पिछड़ा हूं। देश के प्रधानमंत्री को जाति का पिछड़ा करने का संवैधानिक अधिकार किसने दिया है? वो कोई सामान्य व्यक्ति है। जब ऐसे व्यक्ति देश के लाल किले से ये घोषणा करते दिखते हो तो उस भारत का भविष्य कैसा हो सकता है? वो भारत के लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। उनके लिए एक गंगा जल उन्होंने स्पेशल रूप से तैयार किया है, भाजपा का गंगा जल है। अगर वो डालते हैं तो उसके दायरे में जो आता है उस गंगा जल से नहा लेता है, उसके भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं, उसके बलात्कार खत्म हो जाते हैं। सुन लीजिए ना, खत्म हो जाते हैं। और जो उससे बच जाता है वो ईडी के निगाहों में आ जाता है और उसके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार और बलात्कार के केस लगा दिए जाते हैं, जेल के सलाखों। ये गंगा जल को हमको उनके पास से हटाना होगा और वो गंगा जल की जगह जो गंगा जल है जिससे भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को मुक्त करने के लिए भारत में संविधान की संरचना की गई है, उसको पूरी देश में प्रचारित करना होगा ताकि एक बराबर सबको न्याय मिल पाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल कई उठ रहे हैं कि किस तरीके से सहारा को बचाने के लिए तमाम आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से सहारा को बचाने के लिए सरकार और सहारा में समझौते हो गए। और जो सरकार ने, भारत के गृह मंत्री ने, जो कि नंबर 2 नेता है सरकार में, सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने जो वादा किया था 9 महीने में सहारा के सब तमाम इन्वेस्टरों का पैसा वापस करने का, उससे 2 महीने, तकरीबन 1.5 महीने ज्यादा हो गए हैं। अब तक लोग इस उम्मीद में हैं कि वो पैसे कब मिलेंगे। लोग सड़कों पे हैं और जब लोग सड़क पे आते हैं तो कुछ ना कुछ बदलता जरूर है। दिल्ली के जंतर मंतर से मैं अशोक दास, दलित दस्तक।